गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, जो आपका 10+1 फिजिक्स की जो क्लासेस हम चला रहे हैं ऑनलाइन, उसमें ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है आपकी डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड, जो फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं। उसकी सेकंड वीडियो में आप आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपके बेसिक्स रहने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के। जैसे सबसे पहले हम बेसिक फोर्सेज इन आवर नेचर करेंगे, उसके बाद जो यूनिट्स हैं, यूनिट मेजरिंग जो आपके सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, सीजीएस है, उनको पढ़ेंगे। फिर लेंथ, मास और टाइम की कुछ आपकी मैक्रो और मिनी ये यूनिट्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट या बेसिक टॉपिक है हमारा, दैट इज़ बेसिक फोर्सेज इन आवर नेचर। उसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है, थर्ड इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फोर्थ इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हम इनको चारों को इंडिविजुअली या एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑलरेडी आप 9th क्लास में कर चुके होंगे। इफ़ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 and m2 सेपरेटेड बाय स्मॉल r डिस्टेंस, देन देर विल बी a force of attraction between them, that is gravitational force, calculated by the formula F is equal to g m1 m2 by r square, where capital G is universal gravitational constant having value 6.67 into 10 to the power minus 11. m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second another object, and r is the distance between their centers. उनका जो डिस्टेंस है वो आपको सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इसको कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला रहने वाला है, दैट इज F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। सेकेंड है, इट इज़ द वीकेस्ट अमंग ऑल फोर्सेज। जितने भी बेसिक फोर्सेज हम पढ़ेंगे उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। थर्ड है, बट इसका जो आपका ऑपरेटिंग जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन एक्ट और ऑपरेट ओवर लॉन्ग रेंज और वेरी लार्ज डिस्टेंसेस टू। ये काफ़ी ज़्यादा दूरी तक जब हम चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं, इवन देन इसकी वैल्यू रहती है। वो वैल्यू बेशक आपकी स्मॉल हो, बट आपके जो रेस्ट ऑफ जो फोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा इसकी रेंज है। लॉन्ग रेंज फोर्स आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। मीन्स अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ और सेकंड भी फर्स्ट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स से इसका मीनिंग क्या है, इसकी जो लगने की डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के अलोंग आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में खींचेगी वो इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग खींचेगी, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट भी सिमिलरली। सो सेंट्रल फोर्स इसका ये मीनिंग होता है। जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से या ग्रेविटेशनल फोर्स के एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज एक m मास की ऑब्जेक्ट को आपको एक सर्टेन हाइट पर लेकर जाना है, h हाइट तक लेकर जाना है। जब हम उसको रेज करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको या ग्रेविटी फोर्स इसको नीचे खींचेगा। mg जो इसका वेट होगा उसके अगेंस्ट आपको इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम mg। अब इसको अगर इस लाइन में लेकर जाएं, ऐसे लेकर जाएं या बाई स्टेयर्स लेके जाएं, लास्ट में फाइनल तीनों केसेस में जो हाइट, जो वर्टिकल हाइट आई आपकी h ही रेज किया, बट जो आपका पाथ क्या था, डिफरेंट था। बट इस केस में, इन तीनों केस में फाइनल में जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, mgh आएगा। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से या ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में आपने जो फोर्स किया वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वो आपका पोजीशन डिपेंडेंट है। तो कंजर्वेटिव फोर्स से हमारा ये मतलब होता है, इफ़ ड्यू टू एनी फोर्स और विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स द वर्क बीइंग डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन और ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ से आपका क्या मीनिंग है, ये फोर्स का डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है ना, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मीन्स जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे फोर्स आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट आर के क्या है, स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में है, इसलिए इसको हम कहते हैं इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ।
सो ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। वीकेस्ट होता है, लॉन्ग रेंज होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड इट फॉलोज इनवर्स स्केल लॉ। और आप इसमें कुछ ये भी ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनी थर्ड ऑब्जेक्ट नियर दी ऑब्जेक्ट्स। जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड सपोज ये ऑब्जेक्ट्स है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ वैल्यू है x। अब थर्ड ऑब्जेक्ट के नियर बाई होने या न होने का इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर क्या नहीं होने वाला, कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनी अनदर नियर बाई ऑब्जेक्ट और एनी थर्ड ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपका फर्स्ट था ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आगे करते हैं जो सेकंड आपका है बेसिक फोर्स की कैटेगरी में, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस थोड़ा 10th क्लास में इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद 12th क्लास में आप करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, अल्फा बीटा रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं। तो उसी में एक प्रोसेस होती है बीटा डीके प्रोसेस। बीटा डीके एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो वो इमिट होता है, तो उसके न्यूक्लियस से जब एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है, अलोंग विद द बीटा पार्टिकल फ्यू एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक लेप्टॉन्स एंड मीजॉन्स आर आल्सो इमिटेड। बीटा पार्टिकल के निकलने के साथ ही कुछ पार्टिकल्स भी साथ में निकलते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो काफ़ी शॉर्ट लाइफ स्पैन के पार्टिकल्स होते हैं। इनका लाइफ टाइम क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। उन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट आर इमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके। और इसकी जो कंपेयर करें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। चलिए जो आपके नेक्स्ट आपके जो बेसिक फोर्सेस हैं थर्ड एंड फोर्थ वो करते हैं। थर्ड आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, या फोर्स ड्यू टू चार्ज, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। चार्ज आपने पढ़ा ही है, ये चार्ज आपको पता होगा Q से डिनोट करते हैं, और जो उसकी मेजरिंग यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब में मेजर करते हैं, जिसका कैपिटल C क्या रहता है, सिंबल। सपोज दो चार्जेज हैं यहाँ पर Q1 एंड Q2, जिनको एक r डिस्टेंस से क्या किया है, सेपरेट किया है। अब इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स होगा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी ऑफ चार्जेस। इफ बोथ आर सेम और लाइक चार्जेस, अगर दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव या रिपल्सन होगा। एंड अनलाइक, या जो आपके अपोजिट पोलरिटी के चार्जेज हों, एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन का होगा। मींस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी ऑफ चार्ज, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। और दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ, जिसको हम कहते हैं, यह एक रूल है कूलम्ब्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग F विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर। Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज, Q2 क्या है, सेकंड चार्ज, R स्क्वेयर या R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर जो K आया है वो क्या है, कांस्टेंट है। K इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम्ब इनवर्स स्क्वेयर, ये इसकी यूनिट रहती है। जो इसकी वैल्यू है न्यूमेरिकल में पुट करेंगे हम, ओनली 9 × 10⁹। सो कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। मींस इफ यू सेपरेट द चार्ज पार्टिकल्स ओवर ए लिमिट और आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम वेनिसेस। ये शॉर्ट रेंज फोर्स ही है। थर्ड ये आप कर ही चुके हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज क्या भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, डिपेंड्स ऑन पोलरिटी। नेक्स्ट है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ा ही था अभी कि जिस फोर्स की हेल्प से किया गया वर्क या काम पाथ डिपेंडेंट न होकर पोजीशन डिपेंडेंट है, तो उस वर्क को नहीं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सेंट्रल फोर्स है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल्स।
और इट ऑल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीन्स एफ और आर का ये जो रिलेशन है इसको हम क्या कहेंगे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये कुछ आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी क्या है, ज़्यादा। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम 1 ले रहे हैं या 10⁻0 ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ रहने वाली है 10⁻ कितनी हो जाएगी, 36, मीन्स इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बट आप वीक न्यूक्लियर फोर्स से इसको कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, 11 टाइम्स आपका स्ट्रोंगर है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट या लास्ट बेसिक फोर्स की कैटेगरी में आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, आप ऑलरेडी एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं जिसमें एटम में जो सेंट्रल एंटिटी होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को हम कलेक्टिवली या एक साथ न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियंस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही शामिल हैं। इन न्यूक्लियंस के बीच का एक जो फोर्स होता है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। सो इट इज़ अ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियंस। अब न्यूक्लियंस के एक पेयर में लगता है ये फोर्स। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है, इट एक्ट्स इन ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस। उस पेयर में दोनों न्यूट्रॉन दोनों प्रोटॉन हो सकते हैं या फिर एक न्यूट्रॉन या फिर क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। उसके ये इंडिपेंडेंट है, मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी चार्ज। चार्ज के इंडिपेंडेंट है आपका ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ऑलवेज न्यूक्लियंस के एक पेयर में लगता है जिसमें दोनों आइदर हो सकता है, दोनों न्यूट्रॉन दोनों प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन। नेक्स्ट है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द बेसिक फोर्सेस। अगर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अगर आप वीक न्यूक्लियर फोर्स से कंपेयर करें तो 10⁻13, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर करें तो 10⁻2 टाइम्स आपका स्ट्रॉन्गर है। और ये अट्रैक्टिव एज वेल एज क्या हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। और डिपेंड करता है न्यूक्लियंस के बीच के डिस्टेंस को। अगर न्यूक्लियंस के बीच के डिस्टेंस को अराउंड 0.3 फर्मीमीटर से और ज़्यादा हम पास लेकर आएँ या डिक्रीज़ करें तो ये रिपल्सिव भी हो जाता है। और उनको अगर ज़्यादा डिस्टेंस से सेपरेट करें तो ये वेनिस भी हो जाता है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर रहता है इसका। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव का अपोजिट नॉन सेंट्रल फोर्स है। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। और ये आपका चार्ज भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो एक आपका टेबल टाइप में बनता है या एक कंपैरिजन बनता है 10⁻0, 10⁻25, 10⁻36 एंड 10⁻38, जो आपको मेमोराइज करना है या रखना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आपका एक टॉपिक है सम बेसिक लॉज इन साइंस या फिजिक्स में आप बोल सकते हैं। उनमें से हम कुछ स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑलरेडी आप कर चुके हैं या 10th क्लास में जो आपकी केमिस्ट्री की एक आपका फर्स्ट जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, उसका एक्सपोज करो एग्जांपल लेते हैं। C+O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। अगर ये x ग्राम या x मोल ली थी और ये y लिया था, और गैसेज का अगर केस है तो अगर हम गैसेज को एक्सकेप न होने दें या एक क्लोज कंटेनर में लें तो इसकी जो अमाउंट आएगी वो कितनी आने वाली है, x + y। ये क्या बताता है कि जो नेट मास रहता है यूनिवर्स का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर आप टोटल सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, दो आपके मटेरियल्स थे A एंड B, इन दोनों के ऊपर इनिशियल चार्ज कितना है, इसके ऊपर भी 0 और इसके ऊपर भी 0। तो स्टार्टिंग में जो नेट चार्ज था A + B वो कितना आया, 0 आया, दोनों का सम किया। तो अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए इसमें, या B ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इससे, तो A ने तो लूज़ किया है, इस पर तो पॉजिटिव आएगा, B ने गेन किया, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। A ने 2 लूज़ किए हैं तो 2 पॉजिटिव आएगा, B ने 2 गेन किए तो कितना आएगा, 2 नेगेटिव आएगा। अब भी अगर हम ऐड करके देखते हैं 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का, तो अब भी कितना आता है, 0। मीन्स जो आपका नेट चार्ज है वो कंजर्व्ड या कांस्टेंट या उतना ही बना रहता है।
ये सिर्फ आपका एक सब्सटेंस या मटेरियल या सरफेस से दूसरे पर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मटेरियल या सब्सटेंस से दूसरे के अंदर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, चार्ज है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑलरेडी आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है टोटल यूनिवर्स की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हम जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं या कर सकते हैं उनमें सिर्फ एनर्जी का हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। एक टाइप ऑफ एनर्जी जब भी होगी इन्वॉल्व किसी भी प्रोसेस में, तो उसके साथ दूसरी प्रोसेस या दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी हमेशा रिलेटेड होती है, वो चाहे बिफोर हो या फिर आपके कन्वर्जन के आफ्टर हो। सो द नेट एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट या कंजर्व्ड। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय P इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। और लीनियर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन का, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है या इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, द इनिशियल लीनियर मोमेंटम will be equal to final linear momentum, but condition है only when there is no external force present। अगर external force present नहीं है उसी केस में initial linear momentum will be equal to final linear momentum। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड। ये जो I आया है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला होता है mr²। ये आप लेटर ऑन जो आपकी एक रोटेशनल मोशन की यूनिट आएगी उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला होता है m × r²। m मास है, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेते हैं, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L = I ओमेगा। अब इसका कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, जब एंगुलर मोमेंटम होगा एंगुलर मोशन होता है। एंगुलर मोशन तभी होता है जब फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाए, टॉर्क में। टॉर्क के वजह से होता है। सो अगर एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो, 0, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कितना बना रहता है, कंजर्व्ड। मींस इनिशियल जो होगा वो किसके इक्वल रहेगा, फाइनल के इक्वल रहेगा। जो आपका नेक्स्ट कुछ बेसिक्स करते हैं क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स या यूनिट वगैरह के बारे में। सबसे पहला आपका क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। या क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आपका फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है, टाइम है, जिसको हम मेजर कर सकें, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है यूनिट। किसी भी मेजरमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या पार्ट है वो आपका क्या है, यूनिट। यूनिट क्या होता है, जो मेजरमेंट का सबसे छोटा स्केल या पार्ट होता है, या द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट, उसी को हम हमारी क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जनरली एक क्वांटिटी Q को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q = N × U। N की जगह जहाँ पर आपका एक नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे वो उसकी मैग्नीट्यूड को बताएगा 1, 3, 5, 1.5 इंटू U जो रहेगी उसकी यूनिट क्या रहेगी, उसकी यूनिट रहेगी मेजरमेंट की। और जब हम इंटर कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तब जो आपका मैग्नीट्यूड है वो तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। फॉर एग्जांपल 1 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है, या 1 kg आपके पास कुछ सब्सटेंस है, तो आप दोनों सेंस में बोल सकते हैं, या तो 1 kg बोल सकते हैं, उसको फिर 1000 ग्राम बोल सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो तो क्या रहने वाली, सेम। तो जब भी हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो आपकी टोटल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है या अमाउंट है वो चेंज नहीं होती, बट जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या है, N1U1 = N2U2। अगर एक यूनिट को आप दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 kg = 1000 ग्राम। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये N1 है, ये N2 है। जो आपकी N1 की वैल्यू लेस है N2 से, उसके साथ वाली यूनिट बड़ी हो जाती है, टोटल फिर भी उतना ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना छोटा आपका नंबर होगा उसके साथ वाली यूनिट क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। जैसे एक छोटा है 1000 से, बस एक के साथ में जो kg यूनिट है वो फिर बड़ी है किससे, ग्राम से। सो स्मॉलर द नंबर, लार्जर और ग्रेटर विल बी द यूनिट।
उसके बाद इन यूनिट्स को या क्वांटिटी को मेज़र करने के 3 हमारे सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। सबसे पहला SI सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल, या जिसको MKS सिस्टम भी बोलते हैं। इस मेजरमेंट के सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करेंगे और मास को किलोग्राम में, और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में मेज़र करते हैं। सेकंड आपका है CGS सिस्टम। CGS के अंदर लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेज़र करेंगे, ग्राम में, और टाइम को किस में मेज़र करेंगे, सेकंड में। और जो थर्ड है आपका FPS सिस्टम, इसमें लेंथ को तो फुट में मेज़र करेंगे, मास को पाउंड में मेज़र करेंगे, और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। जो यूनिट्स हैं उनको हम कैटेगरी में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, दैट आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच अदर या वन अनदर, जो आपस में हम जिनको ड्राइव नहीं कर सकते। जो 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं बोर्ड पे लिखी हुई विद देयर यूनिट्स एंड सिंबल, वो क्या है, सबसे पहले क्या है, मास, जिसको किलोग्राम में क्या हम मेजर करते हैं, मेजरिंग यूनिट है, जिसका सिंबल क्या रहेगा, kg। जो नेक्स्ट है सेकंड है लेंथ, मीटर में मेजर करते हैं, m सिंबल रहेगा। जो टाइम है सेकंड में मेजर करते हैं, और s स्मॉल s उसका सिंबल रहता है। और नेक्स्ट आपकी टेम्परेचर है, केल्विन में मेजर करते हैं, k आपका क्या रहता है, सिंबल रहता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी आप कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, एम्पियर में हम मेजर करते हैं, कैपिटल A इसका क्या रहता है, सिंबल रहता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, लाइट से रिलेटेड होती है, कैंडेला में इसको मेजर करते हैं, CD इसका क्या रहता है, सिंबल। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मोल कंसेप्ट या मोल्स आपने पढ़ा होगा, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल कंसेप्ट या मोल्स का यूज़ करते हैं, जिसका सिंबल क्या रहता है, MOL। इसके साथ आपकी कुछ सप्लीमेंट्री 2 यूनिट है, प्लेन एंगल है, रेडियन में मेज़र करते हैं, RAD उसका सिंबल रहता है। नेक्स्ट सॉलिड एंगल है, स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं, साथ जिसका क्या रहता है, सिंबल। और जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है उनका यूज़ करते हुए जो यूनिट्स हम निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हुए हम उनकी वैल्यू को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया है, इसके लिए आपको लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है, इसके लिए आपको लेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। वॉल्यूम है, आपकी वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ये सभी आपकी ड्राइव्ड यूनिट होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हुए ही हम निकालते हैं या पता करते हैं। जो आपकी मास, लेंथ एंड टाइम है, उनकी कुछ यूनिट्स का हम अभी डिस्कस करते हैं, कुछ मैक्रो एंड माइक्रो यूनिट्स। मैक्रो जो बड़ी यूनिट है, माइक्रो जो छोटी यूनिट्स हैं, मेजरमेंट में यूज़ होती हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लेंथ के लिए। लेंथ की जो माइक्रो यूनिट रहती है, जो छोटी यूनिट्स है, उसमें आपकी सेंटीमीटर है, जो 10⁻² मीटर के इक्वल होता है। उसके बाद मिलीमीटर 10⁻³ कि माइक्रोमीटर होती है, जनरली यूज 10⁻�6। नैनोमीटर है, NM से लिखा जाता है, 10⁻10। एंगस्ट्रॉन होती है 10⁻10। पिकोमीटर है 10⁻12। और फर्मीमीटर होती है जो एटॉमिक साइज का वैल्यू के इक्वल होती है, 10⁻15 मीटर। ये छोटी यूनिट्स हैं जो आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है। और अगर ये यूनिट गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में, इस टेबल से। उसके बाद कुछ मैक्रो या बड़ी यूनिट्स भी हैं जो जनरली आपकी यूज्ड है। किलोमीटर आपको पता है, माइल 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। उसके बाद 3 आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्रो यूनिट्स हैं लेंथ की, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, उनका आपस में रिलेशन पूछा जाता है। सबसे पहले है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको AU से डिनोट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन सेंटर। अर्थ और सन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मानते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या है 1.496 × 10⁻11 मीटर, या नियरली इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट आपकी लाइट ईयर, जो कि लाइट अगर जो आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड पता है, पर सेकेंड स्पीड है, अगर इसी स्पीड से हम 1 ईयर में वो कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करें, वो निकालते हैं, तो वो डिस्टेंस आपका क्या आता है, लाइट ईयर के इक्वल आता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके साथ एक अनदर यूनिट भी है आपकी पारसेक जो यूनिट है, ठीक है। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल का अगर हम
1 डिग्री एंगल या 1 सेकंड एंगल आपका बनाए तो जो आपका ये जो रेडियस है ये जो इक्वल रहने वाली है किसके इक्वल, पार सेकंड 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर आपस में रिलेशन आए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू, तो इनको हम आपस में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। उसके बाद मास के बारे में करते हैं। जो फर्स्ट है AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 kg। उसके बाद माइक्रोग्राम आता है 10⁻6, LBS या पाउंड जिसको हम बोलते हैं 0.4536 किलोग्राम, स्लग 14.57 ग्राम, क्विंटल 100 ग्राम पता है, मीट्रिक टन 10⁻3। उसके बाद जो बिगेस्ट यूनिट है, नेम ऑन इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर लिमिट, CSL से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन की इक्वल होती है, आपकी बिगेस्ट यूनिट हम मानते हैं। उसके बाद टाइम से रिलेटेड यूनिट पढ़ते हैं, बट सबसे पहले हाउ विल यू डिफाइन टाइम। दो डेफिनेशन हो सकती हैं, टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स या द ड्यूरेशन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव इवेंट्स। जो दो लगातार सक्सेसिव इवेंट्स हैं उनके बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को हम डेफिनेशन या डिफाइन करते हैं एज टाइम, जिसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक से मेज़र करते हैं। सोलर क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक है, क्वार्ट्ज क्लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है, या रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग आपने पहले भी अर्लियर थोड़ा पढ़ा या सुना होगा, जो कि हम अर्थ का या जो ट्रीज़ होते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस है, उनकी एज पता करने का प्रोसेस होती है। उसके बाद कुछ अनदर यूनिट्स हैं टाइम की। सेकंड इसकी SI यूनिट होती है, 1 सेक होती है 10⁻8 सेकंड के इक्वल। सोलर डे है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस अराउंड सन। सन के अराउंड रोटेट अगर अपनी एक्सिस पे करें तो एक जो रोटेशन कंप्लीट करने का जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर डे। उसके बाद ल्यूनर मंथ है, टाइम टेकन बाय मून टू कवर 1 सर्कल या 1 ऑर्बिट और 1 रिवोल्यूशन या रोटेशन अबाउट और अराउंड अर्थ, उसको हम ल्यूनर मंथ बोलते हैं, 27.3 डेज के इक्वल है। उसके बाद है सोलर ईयर, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड अर्थ, 365.25 डेज होता है। लीप ईयर पता ही आपको, 29 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी, इसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। तो ये आपकी कुछ कॉमनली यूज्ड माइक्रो एंड मिनी यूनिट्स हैं। इसके अलावा भी आपकी बुक से आपको टेबल मिलेगी इसमें, जिसमें आप बार बार मेमोराइज कीजिए मैक्रो मिनी यूनिट्स को, लेंथ, मास और किसके लिए, टाइम के लिए।